हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एसी क्लास की दूसरी एसी थ्योरी की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पिछली क्लास में जो मैंने एसी पढ़ाया था वो आपने अच्छे से, मुझे लगता है आप रिवाइज करके आएंगे और आपने नोट्स बनाए होंगे। अब मैं एसी थ्योरी की सेकंड क्लास आपको लेके आया हूँ। इसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें सीख लेनी है। मैं आगे की जो टर्म्स है मतलब इसमें कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, इस बात को याद रखना, एक बार मेरी क्लास आप कंटिन्यू कर लेना, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका हिंदुस्तान में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो आपसे टेक्निकल की वजह से रुक जाए। मैं आपको इतना डाटा प्रोवाइड करा दूंगा, इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो आपका सारा का सारा डाटा एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हम लोग, आप और मैं, बस कुछ दिन के लिए इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहे, है ना। लगातार देखते रहे, प्रॉपर नोट्स बनाते थे और रिवीजन आप खुद से ना करें। जब आपका रजिस्टर बन के तैयार हो जाएगा तो बस केवल रजिस्टर का पेज खोल लें और मेरी वीडियो चालू कर लें। बस आपको वो सारा का सारा पेज ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही आपको प्रॉपर फिर से दोबारा से समझा रहा हूँ। जितनी बार आप मेरी वीडियो देखेंगे, जितनी बार आप मेरा वीडियो सुनेंगे, आपको वो डाटा परमानेंटली याद हो जाएगा। और एक बार चीजें आपको परमानेंटली याद हो जाएगी तो दोस्तों, पेपर निकालने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। इस बात को आप मुझसे लिखवा लें। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। आज हम एसी थ्योरी की दूसरी क्लास लेके आए। मैंने पिछली क्लास में आपको साइकिल पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, टाइम पीरियड पढ़ाया था। अब मैं आपको उसके आगे की वैल्यू आपको पूरी की पूरी समझाने वाला हूं। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस एसी एनालिसिस को आप डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअलिटी में इसमें है क्या है, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी अगली टर्म्स की, जिसको बोलते हैं हम आयाम। आयाम या एम्पलीट्यूड होता क्या है, आयाम क्या होता है। देखो दोस्तों, वेव के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में निर्धारित मान को हम आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं, किसी भी वेव या किसी भी तरंग के द्वारा। अब ये मैं कैसे समझूंगा, ये देखो। देखो, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है और नीचे वाला हिस्सा आप नेगेटिव देखेंगे। मतलब इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से को, इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से को आप पॉजिटिव कहेंगे और इस लाइन के नीचे वाले हिस्से को आप नेगेटिव कहेंगे। तो वेव के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में निर्धारित मान, वेव के द्वारा पॉजिटिव दिशा में और नेगेटिव दिशा में जो निर्धारित मान है, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस वेव का ये एम्पलीट्यूड या आयाम है। यहाँ पे भी अब मैं बात कर सकता हूं, यहाँ पे भी इस पॉइंट को भी इसका आयाम बोलेंगे, इसका आयाम बोलेंगे। ये सारी की सारी जो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, जो वैल्यू है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू या ताक्षणिक मान क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये कहता है कि किसी भी वेव हर सेकंड, कोई भी वेव हर सेकंड या हर क्षण में ली गई वैल्यू ही क्या कहलाती है, उसकी ताक्षणिक वैल्यू, ताक्षणिक मान कहलाता है। मतलब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वेव का, इसमें क्या करेंगे, हर नहीं लगाएंगे, का प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी वेव का प्रत्येक सेकंड या क्षण में ली गई वैल्यू ताक्षणिक वैल्यू कहलाती है। जैसे कि मान लो ये मेरा टाइम है, ये क्या है दोस्तों, मेरा ओमेगा टी वाली वैल्यू। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे देखूंगा तो ये जो वैल्यू है ये मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इस पॉइंट पे देखूंगा तो ये मेरी वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इस पॉइंट पे देखूंगा तो ये मेरी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे देखूंगा तो ये भी मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। अगर मैं यहाँ से लेके नीचे की तरफ देखूंगा तो ये भी मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो किसी भी वेव का प्रत्येक सेकंड या क्षण में, मतलब हर सेकंड या हर क्षण में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लूंगा तो उस मान को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब अचानक से किसी भी बिंदु पर लिया गया परिमाण, अचानक से किसी भी बिंदु पर लिया गया परिमाण। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, अब हम बात करते हैं पीक वैल्यू की, कि भाई पीक वैल्यू क्या होती है, अधिकतम मान क्या होता है। तो वेव की पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में अधिकतम मान को ही, अधिकतम मान मतलब, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं भाई, किसी भी पॉइंट पर लिया गया मान उसका आयाम कहलाता है। लेकिन 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 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम, ये मैंने लिखा है प्लस मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं अधिकतम मान। और नेगेटिव में देखेंगे तो यहाँ ये वाला पॉइंट जो है, जो इसका क्या है दोस्तों, अधिकतम मान। मतलब क्या समझे, किसी भी वेव फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसी भी तरंग के धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में
अधिकतम मान को ही उसकी पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकतम मान या पीक वैल्यू कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब मैक्सिमम डायरेक्शन में आप जाएंगे नेगेटिव में, और मैक्सिमम डायरेक्शन में आप पॉजिटिव में जाएंगे, और जब एक पॉइंट बनाएंगे उसी पॉइंट को हम उसकी पीक वैल्यू कहेंगे। इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव पीक, इसको बोल सकते हैं हम नेगेटिव पीक। यहाँ इसकी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स, पेपर में ये भी पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है, और ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम इसके डिटेल में आगे घुसते जाएंगे और पूरा का पूरा एसी धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। तो देखो दोस्तों, आरएमएस और रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाता है किसी भी पेपर में, स्टार मार्क कर लेना कि किसी भी पेपर में इसका फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछते हैं। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। क्या कहता है ये? कि इसको मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं कि आरएमएस एक्चुअलिटी में होता क्या है। देखो, हमने दो करंट पढ़ी थी पहली क्लास में एसी के, एक तो एसी करंट और डीसी करंट। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी हम पैसिव एलिमेंट ले लेते हैं, रेजिस्टेंस को हमने ले लिया, उस रेजिस्टेंस में मैंने 2 एम्पियर की एसी करंट फ्लो कराई। कितने एम्पियर की करंट फ्लो कराई? 2 एम्पियर की एसी कराई और 2 ही एम्पियर की डीसी कराई। या हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एसी की 2 एम्पियर करंट जब मैंने फ्लो कराई, एसी करंट 2 एम्पियर जब मैंने फ्लो कराई, तो मान लो कुछ हीट जनरेट हुई, ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन उतनी ही मात्रा में अगर मुझे हीट जनरेट करना है और उतनी ही वैल्यू डीसी की लूं, डीसी में उतनी ही वैल्यू लूं, मतलब एसी और डीसी जब मैं दोनों में फ्लो करूंगा तो दोनों के टाइम में हीट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे मान लो 2 रेजिस्टेंस ली, ठीक है, इस रेजिस्टेंस में मैंने एसी की कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराई तो कुछ हीट का मान आया, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस में मैंने डीसी प्रोवाइड कराया तो उससे भी तार गर्म हुआ। लेकिन दोनों का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब दोनों करंट की जो सेम वैल्यू पे सेम हीट निकल के आएगी, उसी चीज को हम बोलते हैं आरएमएस। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यही चीज यहां लिखी हुई है कि एसी करंट का वो मान जिस पर उतनी ही हीट उत्पन्न करे जितनी डीसी देने पर होती है। यही चीज इसमें अच्छे से लिखी हुई है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं इसके फार्मूले की। आईओआर का डिनोटेशन होता है आरएमएस वैल्यू, तो इसको बोलते हैं 1/t अंडर रूट आई1 का स्क्वायर प्लस आई2 का स्क्वायर प्लस आईएन का स्क्वायर। ये पेपर में सीधे फॉर्मूला आता है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मीन, मतलब सबको जोड़ दिया, 1 टाइम से डिवाइड दे दिया, देन उसका क्या लगा दिया? रूट। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर के मीन का रूट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्क्वायर के मीन का रूट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं औसत मान या एवरेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों। औसत मान और एवरेज वैल्यू। औसत मान और हम एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, औसत मान एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं एसी करंट की वह वैल्यू जिस पर उतना ही चार्ज ट्रांसफर होता है जितना डीसी देने पर होता है। देखिए यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एसी में, एसी करंट की वो वैल्यू जिस पर उतना ही चार्ज ट्रांसफर हो, उतना ही आवेश ट्रांसफर हो जितना डीसी वैल्यू देने पे हो। मतलब यहाँ आवेश ट्रांसफर की वैल्यू सेम होनी चाहिए एसी की और डीसी की दोनों वैल्यू पर, तभी हम उसको बोलते हैं उसका औसत मान। पेपर में बस सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आरएमएस वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? हीट पे, है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट पे, है ना। और एवरेज वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पे। किस पे डिपेंड होती है दोस्तों? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पे। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की। एक मिनट में स्टेज ले लूं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं पीक फैक्टर। फैक्टर्स क्या चीज होती है ये हम समझते हैं भाई। पहले तो हमने इन वैल्यूओं को पढ़ा, अब हम क्या करेंगे? इन मान को पढ़ा, अब इनके रेशो निकालते हैं। तो जब हम किसी भी चीज का रेशो निकालते हैं तो एक फैक्टर तैयार हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? जब हम अनुपात निकालते हैं तो गुणांक तैयार होता है। क्या होता है दोस्तों? गुणांक। गुणांक को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अगर हमको पीक फैक्टर निकालना है तो पीक फैक्टर होता है पीक बटे आरएमएस। जब आप इस वेव की किसी भी पीक वैल्यू को इसकी आरएमएस वैल्यू से भाग लगा देंगे, किससे भाग लगा देंगे? आरएमएस वैल्यू से, तो ये क्या बन जाएगा? पीक फैक्टर। पेपर में सीधे सीधे पीक फैक्टर का फॉर्मूला आता है, तो पीक फैक्टर तो मतलब पीक से रख देना पीक वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो होता है फॉर्म फैक्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
फॉर्म फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर्म फैक्टर एक्चुअलिटी में है क्या चीज। फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस मान बटे एवरेज, आरएमएस अपॉन एवरेज। आप कैसे याद रखूंगा फॉर्म फैक्टर में आरएमएस अपॉन एवरेज? अब एक्चुअलिटी में यहां तो मैंने आपको याद करा दिया, लेकिन पेपर में ये कंफ्यूजन आ जाती है सारे के सारे बच्चों को कि आरएमएस अपॉन एवरेज था या एवरेज अपॉन आरएमएस था, क्योंकि जब दो दो ऑप्शन में वो इस तरीके से सेट करता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो मैं इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। फॉर्म फैक्टर में आप देखना पहले क्या आता है आर, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे देखो ए। तो आर मतलब आरएमएस और ए मतलब एवरेज। तो पहले आएगा आरएमएस, बाद में आएगा एवरेज। क्या ये बात समझ में आई? ये आर पहले इससे कनेक्ट होगा और ये ए इससे कनेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? आरएमएस अपॉन एवरेज। अब इस फैक्टर का मतलब क्या है, इस फैक्टर को हम क्यों, ये सारे के सारे फैक्टर हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? एक्चुअलिटी में जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, वो किसी भी वेव का शुद्धता मापन के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी भी वेव को प्योर साइनोसॉइडल है या नहीं, प्योर साइनोसॉइडल मतलब कि पूर्णता प्रत्यावर्ती धारा है या नहीं है, इस चीज को बताता है फॉर्म फैक्टर। देखते हैं हम इसकी अगर आप बात करें तो ये वेव प्रॉपर अल्टरनेटिव है या नहीं है, ये देखने के लिए हम चेक करते हैं। किससे पता लगाते हैं? फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी की सारी जब हम वैल्यू निकालेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि आपको एसी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। भाई फॉर्म फैक्टर का काम क्या होता है? किसी भी वेव की शुद्धता नापना, किसी भी तरंग की शुद्धता मापना। मतलब हम ये चाहते हैं कि एसी मिले तो प्योर एसी मिले। ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये बात डिसाइड करेगा हमारा फॉर्म फैक्टर। वो बताएगा कि कितना अच्छा आपका फॉर्म है ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है तो फॉर्म अच्छा है तो उसको अच्छा माना जाता है। ये बात समझ में? अगर फॉर्म फैक्टर अच्छा है मतलब 1.11 है तो समझ लेंगे कि प्योर साइनोसॉइडल वेव है। अगर फॉर्म फैक्टर 1.11 नहीं है, घटिया है, तो हम मानेंगे इसके अंदर हार्मोनिक्स आ गए। हार्मोनिक्स को देसी भाषा में बोलते हैं कि इस वेव के अंदर कचड़ा आ गया है, ये प्योर साइनोसॉइडल वेव नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है। अब आप समझो साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब ये होता है कि आपकी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती तरंग। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए मैंने सारी की सारी चीजें सेकंड क्लास में आपको क्लियर कर दी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डीपली चलते जाएंगे और धीरे धीरे हम एसी को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।